सेल, और सेल का हम लोग कंप्लीट रिवीजन करेंगे। देखते हैं आज खत्म हो पाता है या नहीं, है ना, नहीं तो कल देखेंगे। पहला बात आता है कि सेल क्या है। तो सेल आपने कहा बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। आप समझिए कि सेल जो है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है, ठीक है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब बात ये आती है कि स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है। इसको स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों कहते हैं? हर एक सेल, क्योंकि हमारा बॉडी या किसी भी ऑर्गेनिज्म का बॉडी किस चीज से बना है? सेल से बना है। और सेल बॉडी को क्या देता है? स्ट्रक्चर देता है, मतलब शेप देता है, आकार देता है, आकृति देता है। और इसको फंक्शनल यूनिट भी कहा गया है। फंक्शनल यूनिट इसलिए क्योंकि हर एक सेल का अपना एक अलग अलग काम है, ठीक है। डिफरेंट सेल हैव डिफरेंट फंक्शन, ठीक है, तो इसीलिए इसको फंक्शनल यूनिट भी कहा गया है। तो यहाँ पे सवाल आ जाता है कि व्हाई सेल इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, ठीक है। अब आप लोगों से जब पूछे तो जवाब दे, ठीक है, ना पूछे तो जवाब नहीं दीजिएगा, क्योंकि उससे कोलाहल होगा। क्योंकि रिवीजन है तो आप जानते हैं बहुत सारी बातें, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आप नहीं जानते हैं, उस चीज पे चर्चा की जाएगी। अब बात आता है कि सेल को किसने खोजा? हु डिस्कवर्ड सेल, ऐसा पूछ देता है। तो यहाँ पे एक, हाँ शाबाश, आप यहाँ पे वही तो हम बोल रहे हैं ना कि सवाल जो आता है ना कि हु डिस्कवर्ड सेल, तो सेल को किसने खोजा। तो अब यहाँ पे बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि किसने खोजा। डेड सेल को रॉबर्ट हुक ने खोजा, है ना, और लिविंग सेल को एंटन वॉन लीवेनहॉफ ने खोजा। बात समझ रहे हैं? तो अगर सीधे पूछेगा कि हु डिस्कवर्ड सेल, तो आप रॉबर्ट हुक का नाम लेंगे। किसका? रॉबर्ट हुक, है ना। अगर आपसे क्लेरिफाई कर दे कि डेड सेल को किसने खोजा, तो आप कह देंगे रॉबर्ट हुक, है ना। इस भाई साहब ने डेड सेल को खोजा, जबकि एंटन वॉन लीवेनहॉफ, ठीक है, इसने क्या खोजा? इसने खोजा लिविंग सेल को। ऑप्शंस में आपको रॉबर्ट हुक जहां रहेगा वहां पे रॉबर्ट ब्राउन भी देता है ना, कंफ्यूजन के लिए। लेकिन रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को खोजा। क्या खोजा? न्यूक्लियस को खोजा। बात समझ रहे हैं? तो यहां से ये सारी बातें क्लियर हो जाती है। सेल को स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्यों कहा गया वो भी आप समझ गए। आपको जो लगे नोट करने वाला वो आप नोट कर लीजिएगा। और अब बात आती है कि साइज ऑफ सेल, सेल का साइज। तो सेल का साइज कहने से ही आपको ये आपके माथे में आ जाता होगा कि सेल छोटा है, बड़ा है ना, लंबा है, इसकी चर्चा की जा रही है। हमारा सवाल पहला है आपसे कि सेल का साइज किस बात पर निर्भर करता है? शाबाश, फंक्शन पे। सेल को जिस तरह का फंक्शन करना है उसी के आधार पर उसका साइज होता है। तो फंक्शन ऑफ सेल डिटरमाइंस द साइज ऑफ सेल, ठीक है। क्या डिटरमाइन करता है साइज ऑफ सेल? फंक्शन ऑफ सेल, ठीक है। अब बात आती है कि स्मॉलेस्ट सेल, हाँ स्मॉलेस्ट सेल जो है जिसको आप माइकोप्लाज्मा कहते हैं, ठीक है, माइकोप्लाज्म। तो माइकोप्लाज्म जो है ये स्मॉलेस्ट सेल है, ठीक है। इसी को हम लोग PPLO भी कह देते हैं। प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म।
ठीक है, थोड़ा सा पर्सनल बात को बंद करें, पीछे जो बैठे हैं। अब यहाँ हमारा प्रश्न है कि माइकोप्लाज्म या पीपीएलओ ये स्मॉलेस्ट सेल है, ठीक है। ये है क्या, ये स्मॉलेस्ट सेल आखिर है क्या? तो ये बैक्टीरिया है, समझ गए। और एक ऐसा बैक्टीरिया है जो बिना ऑक्सीजन के सरवाइव कर सकता है। मतलब कैसा बैक्टीरिया है? एनारोबिक बैक्टीरिया, मतलब बैक्टीरिया विच कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। इसी को हम क्या कहते हैं? एनारोबिक बैक्टीरिया, जो कि माइकोप्लाज्म है, ठीक है। और यह सबसे छोटा सेल है। इसकी एक और खासियत है, खासियत यह है कि इट लैक्स सेल वॉल, इट लैक्स सेल वॉल। इसमें सेल वॉल नहीं होता है, समझ में आ रही बात? इसमें सेल वॉल नहीं होता है। बाकी के जो बैक्टीरिया है उसमें सेल वॉल होता है, लेकिन इसमें कोई सेल वॉल नहीं होता है। दूसरा जो है, हम बात करें लार्जेस्ट सेल का। लार्जेस्ट सेल ऑस्ट्रिच नहीं है, ऑस्ट्रिच का अंडा है ना, एग ऑफ ऑस्ट्रिच। तो एग ऑफ ऑस्ट्रिच है, ये कितना बड़ा होता है? इसका साइज है ना, देखिए ये साइज का होता है, मतलब लगभग 12 आदमी के खाने आराम से बन सकते हैं, ठीक है। हम मानव की बात कर रहे हैं, दानव की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं? मानव की, दानव की नहीं। वैसे खाने में कुछ लोग बहुत तेज होते हैं, ठीक है। जैसे ब्राह्मण लोग है ना, वो थोड़ा ज्यादा खाते हैं, अपने यहाँ कम खाते हैं, दूसरे के यहाँ ज्यादा खा लेते हैं। औरतों की तो बात ही छोड़ दो, खाने में उसका रिकॉर्ड किसी का भी तोड़ देगा, उसका रिकॉर्ड नहीं तोड़ सकते आप, ठीक है। तो अब बात आती है लॉन्गेस्ट सेल। लॉन्गेस्ट सेल, खाने के बाद पे आप लोग ज्यादा मत अटके, ये एक व्यंग्य था और इसमें कुछ हकीकत भी है। और दूसरे पतले दुबले लोग बहुत खाते हैं, है ना, ठूस ठूस के खाएंगे। भाई जो शाकाहारी हो उसके लिए नहीं है, ये शुतुरमुर्ग का अंडा मत खाओ तुम, है ना, ताकि ये क्या है, नॉन वेज है। लॉन्गेस्ट सेल, लॉन्गेस्ट सेल जो है वो नर्व सेल है। नर्व सेल जिसको हम लोग न्यूरॉन भी कहते हैं। लॉन्गेस्ट सेल नर्व सेल है जिसको क्या कहते हैं? न्यूरॉन। और ये न्यूरॉन जो है, ठीक है, कुछ इस तरह का होता है। अक्सर आप लोगों को एक सवाल पूछ दिया जाता है जो मोस्ट कॉमन है। अगर आपको ड्रॉ द डायग्राम वाला सवाल आता है तो न्यूरॉन के क्वेश्चन जरूर आएंगे और न्यूरॉन का डायग्राम बनाना सीख लो, ठीक है। 2 मार्क्स आपके यहाँ से पक्के हो जाते हैं। देखिए ये जो है हम लेबलिंग कर देते हैं, ये क्या है? डेंड्राइट है। डेंड्राइट किसका ब्रांच है? डेंड्रॉन का, ठीक है। और ये पूरा कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक ये क्या है? बेसिकली ये साइटोन है। साइटोन का दूसरा नाम सेल बॉडी भी होता है, ठीक है। ओके, बाद ये समझ लो ये क्या है? एक्सॉन है। और ये एक्सॉन इंडिंग है ना, जिसको नर्व इंडिंग भी कहा जाता है। फिर आप क्लास 10 में जब पढ़ेंगे तो इसमें बहुत सारे डिटेल इसका लेबलिंग हो जाएगा। नर्व इंडिंग या इसी को एक्सॉन इंडिंग भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ ये जो सेल है इसको हम स्वान सेल कहते हैं।
क्या कहते हैं? स्वान सेल। समझ में आ रही बात? अब शेप ऑफ सेल की बात करें। शेप ऑफ सेल, सेल का आकार, ठीक है। तो सेल का जो आकार है वो कई सारे तरह के हो सकते हैं। जैसे अगर इरेगुलर है, इरेगुलर सेल किसका होगा? इरेगुलर सेल अमीबा का होता है, आप जानते हैं। और किसका हो सकता है? फ्री फायर का? नहीं, बैक्टीरिया का। फ्री फायर मत खेलिए, ठीक है। तो इरेगुलर मतलब शेप फिक्स नहीं है, नहीं है। वायरस ए सेलुलर है बाबू, सही पूछा आपने कि सर वायरस, वीरू सहस्त्रबुद्धीन है ना, ये इसमें 3 इडियट्स में कहा, लेकिन हम लोगों को वो नहीं लेना। वायरस जो है ये ए सेलुलर है। ए सेलुलर का मतलब समझिए, ये सेल ही नहीं है। जब तक ये बॉडी के बाहर है तब तक नॉन लिविंग है ना। क्या है? नॉन लिविंग। और जब ये बॉडी के अंदर आता है तो क्या बन जाता है? लिविंग। इसीलिए इसको डेडलाइन कहा गया। लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में डेडलाइन है ये, ठीक है। मतलब शरीर के बाहर है तो नॉन लिविंग है, और शरीर के अंदर प्रवेश किया तो लिविंग। खासकर ये जब ये सेल को इफेक्ट करता है लिविंग हो जाता है, क्योंकि ये हमारे ही डीएनए को यूटिलाइज करके अपनी संख्या बढ़ाता है। बात समझ गए? प्रोटोजोआ क्या होता है, आपका प्रश्न है, ठीक है। देखो, प्रोटो मतलब होता है फर्स्ट, प्रोटो मतलब फर्स्ट, और जोआ मतलब होता है एनिमल। जोआ मतलब क्या होता है? तो ये एक स्पेसीज है जिसको पहला एनिमल माना गया, ठीक है। लेकिन कुछ प्रोटोजोअन्स में सेल वॉल भी पाए गए। प्रोटोजोअन क्या है? तो आप अगर देखेंगे व्हाइटेकर का क्लासिफिकेशन, RH व्हाइटेकर है ना, अंडरटेकर का भाई नहीं था, व्हाइटेकर है। तो उसने क्या किया कि जानवरों को, पेड़ पौधों को, ठीक है, क्या किया, मतलब जितने भी ऑर्गेनिज्म थे उसको 5 भागों में बांट दिया। मोनरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमिलिया। हो गया 5 गो, ठीक है। तो ये एक तरह का ऑर्गेनिज्म है, समझ गए। इसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन तो अलग अलग तरह के हैं। कुछ पैरासाइटिक है, कुछ जो है ऑटोट्रॉपिक है, कुछ हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में, बाकी दूसरे भी मोड ऑफ न्यूट्रिशन जैसे सेप्रोफाइटिक और होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में भी आते हैं। समझ गए? ये पहला एनिमल माना जाता है। कौन सा? ग्रीन एल्गी? नहीं, एल्गी एक अलग क्लास है। मोनरा है ना, के बाद प्रोटिस्टा है, प्रोटिस्टा के बाद मैंने आपको बताया फंगी, और फंगी के बाद आता है प्लांटी और तब एनिमिलिया। तो समझिए प्लांटी जो है, ठीक है, प्लांटी का मतलब क्या है? प्लांट, ठीक। और प्लांट के अंदर कई कैटेगरी आते हैं। डाइवर्सिटी हटा दिया आप लोग के क्लास 9 से। प्लांटी के अंदर आते हैं एल्गी, ब्रायोफाइट, ठीक है, टेरिडोफाइट, उसके बाद एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, उसके बाद आ गया जिम्नोस्पर्म आपका, और अंततः एंजियोस्पर्म, ठीक है। एल्गी जो है ना, ये एक थैलोफाइट है। एल्गी क्या है? थैलोफाइटा है। थैलोफाइटा का मतलब क्या होता है
कि इसका थैलस लाइक स्ट्रक्चर, थैलस का मतलब होता है कि ये प्लांट नहीं है, प्लांट के जैसी आकृति है, इसके पास रूट नहीं है, रूट के जैसी आकृति है, स्टेम नहीं है, स्टेम के जैसी आकृति है, पत्ते नहीं है, लीव्स नहीं है, लीफ के जैसी आकृति है, ठीक है, सब में जैसी। हाँ, और ये एल्गी जो है वो ऑटोट्रॉपिक होता है, और ये 3 तरह के एल्गी होते हैं, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी, ठीक है। कौन कौन से? ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी और तीसरा है रेड एल्गी, ठीक है। ये 3 तरह के एल्गी है, 3 तरह के एल्गी है जो कि कहाँ पाए जाते हैं, है ना, एल्गी काई आपने देखा होगा। तो ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी तो यूजुअली आपको मेराइन वाटर में मिलेगा, जबकि ग्रीन एल्गी आपको, है ना, आपने देखा होगा कि फ्रेश वाटर में भी मिल जाता है, पोखर में भी मिल जाता है, आपको जहाँ पानी लगा होता है उसके आसपास भी मिल जाता है, ठीक है। तो ये एल्गी है जो कि प्लांटी के अंतर्गत आता है। दूसरा जो हम शेप की बात करें, हाँ, आप लोगों के मन में एक कंफ्यूजन होगा कि सर एल्गी और ब्राउन, ये ब्लू ग्रीन एल्गी, तो बाबू ब्लू ग्रीन एल्गी कहा गया है, ब्लू ग्रीन एल्गी कहा गया है, लेकिन ये ब्लू ग्रीन एल्गी जो है ना, ये ब्लू ग्रीन एल्गी एल्गी है ही नहीं, ये एक भ्रम है, ये एक बैक्टीरिया है। क्या है? बैक्टीरिया। और इसका दूसरा नाम क्या है? ब्लू ग्रीन एल्गी का दूसरा नाम है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया आपको मैंने 3rd चैप्टर में पढ़ाया भी था, और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में, है ना, हेल्प करता है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। और इसके पास एक स्पेशलाइज सेल होता है जिसको हम स्पेशलाइज सेल नहीं कहें, स्पेशलाइज स्ट्रक्चर कहें, जिसको हम हेटेरोसिस्ट कहते हैं। और ये हेटेरोसिस्ट नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन में कैसे? N2 को बदल देता है किस फॉर्म में? NO2 माइनस या NO3 माइनस, ठीक है। NO2 माइनस जो है ये नाइट्राइट कहलाता है, जबकि NO3 माइनस को नाइट्रेट कहते हैं, ठीक है। और प्लांट जो है क्या करता है कि इसी फॉर्म में, ये सॉल्युबल फॉर्म है, इसी फॉर्म में नाइट्रोजन लेता है, ठीक है। तो ये जो साइनोबैक्टीरिया, इसका इस्तेमाल आप देख सकते हैं कहाँ किया जाता है, धान के खेतों में भी किया जाता है, और सॉइल की फर्टिलिटी इससे बढ़ जाती है। सॉरी, हम लोगों ने देख लिया कि इरेगुलर शेप्ड सेल किसका है? बैक्टीरिया का और अमीबा का, ठीक है। दूसरा, अगर हम दूसरे तरह के सेल की शेप की बात करें, तो आपने कहा ओवल शेप्ड, है ना। ओवल मतलब अंडाकार, तो ऑब्वियसली ये अंडाकार शेप नहीं है, अंडाकार कुछ इस तरह का होता है। ओवल शेप्ड सेल किसका होगा? ओवम का, जो ह्यूमन फीमेल के अंदर बनता है ओवम, है ना, उसका सेल कैसा होता है? ओवल शेप्ड होता है। ये कोई भी एग हो उसका शेप कैसा होगा? ओवल। और एग जो है तो वो यूनिसेलुलर है। एग क्या है? यूनिसेलुलर है, एक सेल का बना हुआ है। अच्छा, तीसरा, अगर आप बात करें स्फेरिकल का, स्फेरिकल शेप्ड सेल, स्फेरिकल शेप्ड सेल किसका होगा? स्फेयर समझते हैं? स्फेयर मतलब होता है गोला, ठीक है। स्फेरिकल जैसे बॉल, ये बॉल है आपका स्फेरिकल, फुटबॉल है स्फेरिकल। तो स्फेरिकल शेप्ड सेल जो है क्या हो सकते हैं? हाँ, फैट सेल, बिल्कुल सही। फैट सेल कौन सा होता है भाई? ये तो एडिपोज, है ना। एडिपोज टिश्यू के जो सेल्स है, एडिपोज टिश्यू इससे बना होता है, इसी फैट सेल से,
ठीक है। तो सेल्स ऑफ एडिपोज टिश्यू ओवल होते, सॉरी स्फेरिकल होता है। देखो लोग कहते हैं कि आरबीसी, आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल नहीं, कॉर्पसल्स। सेल का कॉन्सेप्ट भूल जाओ, आरबीसी को सेल नहीं कह सकते। अब बात आती है कि क्यों नहीं कह सकते। ठीक है भाई, सेल होने के लिए एक न्यूक्लियस होना जरूरी है। कितना न्यूक्लियस जरूरी है? और आरबीसी इतना कमीना है कि जब पैदा होता है ना तो इसके पास न्यूक्लियस होता है, लेकिन इस ससुर का नाती जो है इतना बड़ा ईमानदार काम करने वाला है कि अपना बुद्धि भ्रष्ट कर लेता है, समझे। जब देखो इसका शेप वैसे होता है बाइकनकेव, है ना। एक्चुअल शेप जो है वो बाइकनकेव है, स्फेरिकल भी लोग कह देते हैं। एक्चुअल शेप क्या है? बाइकनकेव है। बाइकनकेव, ठीक है। तो इसके पास न्यूक्लियस होता है जब ये पैदा होता है, मतलब जब बनता है तो इसके पास न्यूक्लियस होता है, लेकिन जैसे ही ये मैच्योर करता है, मैच्योर करने का मतलब क्या है? जब ये बड़ा हो जाता है, अपने फंक्शंस को एक्वायर कर लेता है, तो इसका न्यूक्लियस गायब हो जाता है, मतलब न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट कर जाता है। बताओ कितना अच्छा ये काम करने वाला है, इतना ईमानदार कि अपने न्यूक्लियस को बर्बाद करके भी ये काम कर रहा है। काम क्या करता है? ऑक्सीजन को ढोने का, है ना, ऑक्सीजन को ढोने का, कार्बन डाइऑक्साइड को ढोने का, मतलब ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, गैसियस एक्सचेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और न्यूक्लियस भी खत्म कर दिया। काहे खत्म किया? ताकि ज्यादा मात्रा में हम ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को एक जगह से दूसरे जगह ले जा सके ब्लड में। तो ये काम कौन करता है? आरबीसी, समझ गए। इसका शेप कैसा होता है? बाइकनकेव, बाइकनकेव, कनकेव समझते हैं, लेंस में आपको पढ़ाया गया है कनकेव। आप देख लीजिए इस तरह का शेप होता है, हाँ, अंदर की ओर धसा होता है। कनकेव लेंस का इस्तेमाल वो करते हैं जिसको मायोपिया है, नजदीक की चीजें क्लियर दिखती है, दूर की चीजें धुंधली दिखती है। ठीक है, हमने जो लेंस लगा रखा है, मतलब हमने जो चश्मे में लेंस लगा रखा है वो क्या है? कनकेव है, बाइकनकेव नहीं है। ठीक है, प्लेनो कनकेव है ये। अच्छा, अब और भी तरह के शेप ऑफ सेल्स होते हैं, जैसे इलॉन्गेटेड, इस तरह का इलॉन्गेटेड। ये इलॉन्गेटेड क्या है? इलॉन्गेटेड सेल कौन से होंगे? मैंने आपको शेप भी बना दिया। इलॉन्गेटेड में क्या होता है? न्यूक्लियस तो है यहाँ, है ना, नहीं, ये देखिए बीच में ये क्या होगा? मोटा होगा और किनारे के तरफ पतला होगा। ठीक है, अब न्यूक्लियस रहे या नहीं रहे, हाँ सही पहचाना आपने, स्मूथ मसल सेल, स्मूथ मसल सेल। और ये भी बात जान लीजिए कि जहां भी स्मूथ मसल सेल होगा, कहाँ होगा? स्मूथ मसल सेल्स कहाँ होते हैं? विसरल ऑर्गेन्स में। विसरल मतलब ट्यूबुलर ऑर्गेन। अब आप समझिए कि आपके बॉडी में ट्यूबुलर ऑर्गेन कहाँ कहाँ है? आपका फूड पाइप, आपका विंड पाइप, आपका फैलोपियन ट्यूब मतलब ओविडक्ट है ना, लड़का सबको ओविडक्ट है ना रे, कहीं का लड़का, लड़का को ओविडक्ट कहाँ से होने लगा रे? लड़का ओवम बनाता है क्या? चलिए कोई बात नहीं, लड़कियों को होता है, औरतों को होता है, ठीक है, मर्दों को ओविडक्ट नहीं होता है, समझ रहे हैं? अच्छा कोई बात नहीं, कंफ्यूजन दूर हो गया। हाँ, ये इसी को कहते हैं, इलॉन्गेटेड को ये स्पाइंडल शेप कहते हैं। हाँ, और ये देखो क्यूबिकल शेप, ठीक है। अगर सेल क्यूबिकल हो, आपके जो इपिथेलियल सेल्स हैं, कौन सा सेल? इपिथेलियल,
इपिथेलियल सेल्स जो हैं वो मतलब स्किन के जो सेल्स हैं, है ना, कौन से सेल? सिर्फ ऊपर के नहीं, जैसे सिलिएटेड इपिथेलियम है, क्यूबिकल इपिथेलियम है, ठीक है। तो ये क्यूबिकल इपिथेलियम जो है वो किस शेप के होते हैं? क्यूब के शेप के होते हैं, ठीक है। और ये कहाँ पाया जाएगा? इसका काम है एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो और ये ट्यूबुलर ऑर्गन्स में पाए जाते हैं, किडनी में पाया जाता है, ठीक है। चलिए, इसको नोट कर लिया आपने। शेप ऑफ बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल के शेप की अगर हम बात करेंगे तो बैक्टीरिया का किस किस तरह का शेप होता है, ठीक है। बैक्टीरिया को ऐसे शेप के आधार पर बांटा भी गया है, ठीक है। जैसे कोकस बैक्टीरिया, कौन सा बैक्टीरिया? कोकस। तो कोकस बैक्टीरिया जो है इसका शेप कैसा होता है? ये क्या बना है? सर्कल बना है ना। 3D में ये स्फेरिकल हो जाता है, ठीक है, स्फेरिकल शेप। तो कोकस बैक्टीरिया का शेप क्या होगा? स्फेरिकल शेप्ड होगा। दूसरा, रॉड देखा है आपने? कहाँ देखा? हाँ, जहां भी कंस्ट्रक्शन साइट है वहां पे रॉड का इस्तेमाल होता है। और जो रॉड शेप्ड सेल होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? बेसिलस। ये क्या हो गया? रॉड शेप्ड सेल। कौन सा सेल? रॉड शेप्ड, ठीक है। तीसरा, देखिए एस्पिरिलम। एस्पिरिलम, एस्पिरिलम कैसा होता है? ये स्पाइरल शेप्ड होता है। स्पाइरल समझते हैं? ऐसे घुमावदार, ठीक है। ये कौन सा शेप हुआ? स्पाइरल शेप्ड। उसका बाद हम लोग बात करेगा अगला जो शेप है, जिसके शेप के आधार पर इस बैक्टीरिया को बांटा गया है। ये बैक्टीरिया कहलाता है विब्रियो। देखो ये सभी टाइप ऑफ बैक्टीरिया है। इधर जो हमने नाम लिखा ये क्या है? टाइप ऑफ बैक्टीरिया है, इसको क्लियर रखिएगा। और ये क्या है? इसका शेप है। तो विब्रियो जो है वो कॉमा शेप्ड होता है। कॉमा जानते हैं आप, है ना? हम इसको ऐसे बना दिए, आप जानते हैं ऐसे कॉमा देते हैं। तो ये कॉमा शेप्ड है, ठीक है। कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया विब्रियो। और विब्रियो कॉलरे, विब्रियो कॉलरे से कॉलरा होता है। क्या होता है? कॉलरा बीमारी है, ठीक है। तो ये आप शेप ऑफ बैक्टीरियल सेल समझ गए। सेल थ्योरी। अब सेल थ्योरी जो है, सेल थ्योरी को देने वाला व्यक्ति कौन था? एस्केलेडन एंड स्वान। सेल थ्योरी किसने दिया था? एस्केलेडन एंड स्वान, ठीक है। ये दो अलग अलग व्यक्ति है, स्वान साहब और एस्केलेडन साहब ने क्या दिया था? सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी क्या क्या कहता है ना? इट स्टेट्स दैट, कहता क्या है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सब किसके बने हुए हैं? सेल के बने हुए हैं। ये तो सही बात है कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सभी के सभी सेल के बने हुए हैं। और सेल
ये दूसरा क्या कहा, दूसरा बात जो कहा कि सेल का डेफिनेशन दे दिया। क्या दे दिया? सेल के डेफिनेशन, मतलब सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा क्या कहा कि हर एक बच्चा अपने बाप से पैदा होता है। नहीं समझा? ए न्यू सेल एग्जिस्ट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। एक नया सेल जो है वो ए न्यू सेल एग्जिस्ट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। प्री एग्जिस्टिंग सेल है ना, जिसको इसने क्या कहा, और स्केलेटन स्वान नहीं दिया। इस बात पर थोड़ा सा गौरतलब फरमाइएगा। ए न्यू सेल एग्जिस्ट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ठीक है, मतलब एक नया सेल किससे पैदा हुआ? पुराने सेल से। ये सेल है, ये डिवाइड करेगा, है ना, सेल डिवाइड करेगा तो क्या करेगा? तो नया सेल बनाया। जो सेल टूटा वो है पेरेंट सेल, और पेरेंट सेल से ही क्या बना? ये जो नए बने वो डॉटर सेल है। अब उसकी ये कहा किसने? तो ये कहा रुडोल्फ विर्को ने। किसने कहा और क्या कहा वो समझिए। इसी बात को इसने अपनी भाषा में कहा ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला, ठीक है। इसने क्या कहा? ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। इसका मतलब होता है न्यू सेल एग्जिस्ट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। एक नया सेल है ना, किससे पैदा होता है? पुराने सेल से, ठीक है। जैसे हर एक बच्चा अपने पेरेंट से ही पैदा होता है ना। यहाँ तो जब सेल की बात करें तो ये एसेक्सुअल डिवीजन हो गया, एक सेल से टूट के दूगो सेल बना है, ठीक है। अब इसको देने वाला ये दोनों साइंटिस्ट नहीं था। स्केलेटन और स्वान ने ये बात नहीं कहा था, ये किसी तीसरे साइंटिस्ट ने कहा था। उसका नाम क्या था? रुडोल्फ विर्को, ठीक है। तो रुडोल्फ विर्को साहब ने ये बात कही थी, समझ गए, कि एक नया सेल पुराने सेल से पैदा होता है। बाकी दो बात तो आप समझ गए कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे बना है? सेल से बना है, और सेल स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है लाइफ का। देखिए कोई भी जो सेल होगा, जैसे प्लांट में जो सेल पाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? प्लांट सेल। और जो एनिमल में पाया जाएगा उसको क्या कहेंगे? एनिमल सेल, जानवर सेल ना। बाहरी जानवर, मनुष्य भी एक जानवर है, ये बात आपको पता है ना, ठीक है सर। देखिए इसमें थोड़ा सा अंतर समझिए। प्लांट सेल में हम यहाँ पे दो लाइन खींच दिया, मतलब ये आउटर मेम्ब्रेन जो है वो क्या है? सेल वाल है, ठीक है। प्लांट सेल में क्या होता है? सेल वाल होता है, और सेल वाल के अंदर क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का दूसरा भी नाम है, क्या नाम है दूसरा? ठीक है, प्लाज्मा लेमा भी कहते हैं, और इसको सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। समझ में आ रही बात? जबकि एनिमल सेल में सेल वाल नहीं होता है, जो आउटर मेम्ब्रेन है वही क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब बात ये आती है कि सेल वाल सबसे आउटर लेयर है प्लांट सेल का, ठीक है। तो भाई उसका नेचर क्या है? नेचर ये है कि भाई सेल वाल जो है वो फ्रीली परमिएबल है, किसी भी सब्सटेंस को अपने से होके अंदर आने देता है और बाहर भी जाने देता है, ठीक है। यहाँ सेल मेम्ब्रेन नहीं करता ये काम। सेल वाल जो है वो क्या है? फ्रीली परमिएबल। कैसा है? फ्रीली परमिएबल है, मतलब किसी भी सब्सटेंस को अंदर आने देगा और बाहर जाने देगा। जबकि सेल मेम्ब्रेन ऐसा नहीं है, सेल मेम्ब्रेन चेक करेगा, है ना, वो सेलेक्टिवली परमिएबल है।
ध्यान से सुनो, अब अंतर समझिए परमिबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन के आधार पर। ठीक है, अगर हम बात करें फ्रीली परमिएबल मेम्ब्रेन, इसका मतलब क्या होता है? वैसा मेम्ब्रेन जो किसी भी सब्सटेंस को अंदर आने दे और बाहर जाने दे, वो फ्रीली परमिएबल है। अब इस भाई साहब ने पूछा कि सर सेलेक्टिवली परमिएबल और सेमी परमिएबल में क्या अंतर है ना? क्या हमको प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेमी परमिएबल कहना चाहिए? अंतर को समझिए। देखो भाई, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन जो है, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन एक ऐसा मेम्ब्रेन होता है जो कुछ गिने चुने सब्सटेंस को मतलब सिलेक्ट करके, है ना, अपने से अंदर आने भी देता है और जाने भी देता है। बात समझ गए? जबकि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ऐसा मेम्ब्रेन होता है जो सिर्फ और सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स को अपने से पास करने देता है। बात समझ गए? दूसरे किसी भी सब्सटेंस को अपने से होके पास नहीं करने देगा। तो सेमी परमिएबिलिटी का मतलब क्या है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एक आइडियल कंडीशन है, ऐसा हो नहीं सकता कि पानी के साथ और कुछ जाएगा नहीं। ठीक है, तो अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कहते हैं कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, तो कंडीशन देख के मान लिया जाता है कि ठीक है, अगर वाटर का मूवमेंट की बात करें तो सेमी परमिएबल कह देते हैं। लेकिन ये कहना गलत है कि अगर हम कह दें कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है तो ये गलत है, क्योंकि आयंस भी तो इंटर करते हैं, सॉल्ट भी इंटर करता है, मिनरल्स भी इंटर करते हैं, अंदर भी आते हैं बाहर भी जाते हैं सेल के। तो ये हम इसको किस कैटेगरी में रखेंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। आप ऐसे समझिए इस बात को, फ्रीली परमिएबल और सेलेक्टिवली परमिएबल मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए कि मेरी शादी है, शादी हो गई, रिसेप्शन है, रिसेप्शन है, रिस्पेक्शन नहीं। ठीक है, आ रही बात समझ में? मैं यहाँ हूं मेन गेट पे, ठीक है, रमन को लगा दिया कि भाई देख लेना कोई आएगा तो, है ना। रमन कामचोर आदमी है, रमन कामचोर आदमी है, वो कह रहा है कि दूर बैठिए, जाते हैं कायम चेक करेंगे। हमने हिदायत दिया है ना, कि जिसके पास कार्ड होगा उसको अंदर आने देना, जिसके पास कार्ड नहीं होगा उसको अंदर नहीं आने देना। दूसरा जगह इस गेट पे हमने सत्यम को लगा दिया। ठीक है, सत्यम बड़ा ईमानदार आदमी है काम के प्रति, है ना, कि जो जिसके पास कार्ड होगा वो अंदर आओ, नहीं कार्ड है तो बाहर जाओ। ठीक है, और वो भाई साहब कैजुअल है, रमन आ रहा है तो आ रहा है, जा रहा है तो जा रहा है, मेरे बाप का क्या आ रहा है ना जा रहा है। ठीक है, बैठे थे भाई। तो रमन हो गया क्या? सेमी नहीं, फ्रीली परमिएबल। रमन हो गया फ्रीली परमिएबल, जबकि सत्यम हो गया सेलेक्टिवली परमिएबल। सेलेक्ट करके भेज रहा है, कार्ड है तो जाइए, ना है तो बाहर जाइए। ठीक है, समझ गए? सेमी परमिएबल कैसा कंडीशन है? एक आइडियल कंडीशन है जो एग्जिस्ट नहीं करता है। हम लोग अपनी सुविधा के लिए, ठीक है, जब सॉल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक, तो उस समय हम इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का इस्तेमाल करते हैं। अब चौथा भी टाइप का मेम्ब्रेन होता है जिसको हम कहते हैं इम्परमिएबल, है ना, इम्परमिएबल मेम्ब्रेन। तो इम्परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब है ऐसा मेम्ब्रेन, ठीक है, जो अपने से होकर किसी भी सब्सटेंस को पास नहीं करने दे। ठीक है, वो क्या हो गया? इम्परमिएबल मेम्ब्रेन। तो ये आप समझ गए कि सेल वॉल फ्रीली परमिएबल है, जबकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। कोई दिक्कत? क्या है ये? सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। अच्छा, यहां पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि सेल वॉल इसमें बाहरी लेयर है, ठीक है, सेल वॉल क्या है? बाहरी लेयर है,
और प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनिमल सेल में बाहरी लेयर है, ठीक है, जबकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ सेल वॉल के अंदर है। तो जो बाहरी परत होता है ना, बाहरी लेयर, उसका मूल काम क्या होता है? कई सारे काम करता है ये, ठीक है। जो काम सेल वॉल का है वही काम प्लाज्मा मेम्ब्रेन का भी है। पहला तो ये शेप देगा, है ना, शेप मेंटेन रखेगा। देखिए ना, यहाँ पे अगर फ्लूइड है, बीच में न्यूक्लियस होता है, इसके प्लांट सेल में कोपची में होता है, मतलब कोने में होता है, पेरीफेरी में न्यूक्लियस होता है, और यहाँ बीच में न्यूक्लियस है एनिमल सेल में। कोई दिक्कत? तो शेप कौन मेंटेन रखेगा? बाकी तो फ्लूइड है। अगर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होता तो क्या होता है? सारा लिक्विड बाहर आ जाता है, और ये लिक्विड क्या कहलाता है? साइटोप्लाज्म, जो कि न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में होता है। ये विस्कस फ्लूइड होता है। विस्कस मतलब क्या होता है? गाढ़ा चिपचिपा फ्लूइड, ठीक है, और स्लाइटली येलो इस कलर का होता है, मतलब पेल येलो। तो शेप देता है कौन? सेल वॉल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का भी सेम काम है। दूसरा क्या देगा? रिजिडिटी। रिजिडिटी मतलब कठोरता, है ना, कठोरता प्रदान कौन करता है? सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी, ठीक है। यहाँ बड़का भैया है, ये है सेल वॉल, ठीक। तो इसका काम थोड़ा सा कम जाता है, क्योंकि बाहर से, है ना, प्रोटेक्ट करके कौन रखता है? सेल वॉल। अंदर यहाँ भी तो साइटोप्लाज्म है, तो साइटोप्लाज्म को बाहर नहीं जाने देगा, कठोर बना के रखता है सेल को। तो शेप दिया, रिजिडिटी दिया, और क्या करता है? प्रोटेक्ट फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी। प्रोटेक्ट फ्रॉम, किसको प्रोटेक्ट करेगा? हमको, सेल को ना। प्रोटेक्ट फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी, मैकेनिकल इंजरी से बचाता है। बात समझ रहे हैं? मैकेनिकल इंजरी से बचाता है किसको? सेल को। तो ये तीन काम है जो कि सेल वॉल भी करता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी करता है। समझ रहे हैं? हाँ, एक चीज ध्यान देने योग्य है कि सेल वॉल जो है वो डेड होता है। सेल वॉल क्या होता है? डेड होता है, जबकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? लिविंग है। अंतर समझ रहे हैं? अभी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के हम, ठीक है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को भी देखेंगे, किस चीज का बना होता है। अच्छा, सेल वॉल किस चीजों का बना होता है? देखो, सेल वॉल जो है, सेल वॉल किसमें? प्लांट सेल में। इन प्लांट सेल में किसका बना होता है? सेल्यूलोज का बना होता है। किसका बना होता है? तो सेल वॉल इज मेड ऑफ सेल्यूलोज, है ना। हेमी सेल्यूलोज का भी नाम अगर कहीं कोई ले तो भी ठीक है, हेमी सेल्यूलोज है तो सेल्यूलोज ही, ठीक है। उसके बाद बैक्टीरिया में इस चीज को नोट कर लिया जाए, बैक्टीरिया में, इन बैक्टीरियल सेल वॉल किसका बना होता है? पेप्टिडोग्लाइसिन का। किसका? पेप्टिडोग्लाइसिन, ठीक है। उसके बाद फंगस में किसका बना होगा? काइटिन का, ठीक है। ये सभी केमिकल सब्सटेंस है जिसे ये बना हुआ है। सेल्यूलोज भी तो एक केमिकल सब्सटेंस है, वो एक तरह का क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। पेप्टिडोग्लाइसिन में कार्बोहाइड्रेट भी है और प्रोटीन भी है। काइटिन में भी, ठीक है, काइटिन में भी क्या है? प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है और फैट है। कोई भी मेम्ब्रेन इन्हीं चीजों से बना होता है, ठीक है। थैंक यू।